अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोरोना की डरावनी यादें अभी भी आपको परेशान करती हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा कि कोरोना का टेरर अभी भी हमारे आपके दिमाग में मौजूद है। वो तस्वीरें आज भी हमें झकझोर देती हैं जब पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम कोविड-19 के पैंडेमिक के आगे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। साइंस की जिस तरक्की की हम डींगे हाँका करते थे, वो विज्ञान भी लेबोरेटरी में स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। फिर अचानक एक दिन अंधकार में रोशनी का सूरज बनकर चमके बाबा रामदेव। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक शब्द दुनिया के सामने रखा, कोरोनिल। इसे कोरोना की दवा के तौर पर प्रसारित किया गया और साथ ही ये दावा भी किया गया कि इस दवाई से करोड़ों लोग ठीक हो चुके हैं। ये दवाई बड़ी ही मेहनत और रिसर्च से बनाई गई है। लोग बाबा के इस दावे पर भरोसा कर ही रहे थे कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अभी इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के कोई भी आंकड़े मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ मरीजों को बचाने के लिए जी जान से स्ट्रगल करता मेडिकल साइंस भी अपना माथा पीटने लगा और उसने बाबा के इस दावे का विरोध किया। आपको बता दें कि साल 2009 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि एक साल में 163 करोड़ का रेवेन्यू कमाती थी, लेकिन इसके लगभग 1.5 दशक के टाइम में ही साल 2022 आते आते बाबा रामदेव की कंपनी 45,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू जनरेट करने वाली बड़ी कंपनी बन गई। बाद में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा के दावों और मेडिकल साइंस के विरोध के बीच का काला सच। साल 2020 के जून महीने की 23 तारीख को बाबा रामदेव कोरोना के रामबाण इलाज के तौर पर कोरोनिल को लॉन्च करते हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात का दावा किया कि आने वाले 7 दिनों बाद इस दवा को पतंजलि के स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसके सक्सेस रिजल्ट 100% है। बाबा के इस दावे को जितना अलर्ट होकर आम पब्लिक सुन रही थी, उससे भी ज्यादा अलर्ट होकर देश का आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और कोरोना के समय नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही ICMR ने भी सुना। आयुष मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि इस समय कोरोना के इलाज को लेकर जितनी भी दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उसमें पतंजलि की कोरोनिल का नाम नहीं है। न ही पतंजलि ने इसके किसी भी तरह के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति ली है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयुर्वेद से रिलेटेड कई दूसरी दवाइयां ऐसी हैं जिनका बाकायदा परमिशन लेकर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन इन दवाओं में पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा हैरानी तो लोगों को इस बात की हुई कि पूरी दुनिया जिस बीमारी से जूझ रही है, आयुर्वेद में उसी बीमारी का 100% कारगर इलाज खोज लिया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार सरकारी एजेंसी को इसकी जानकारी ही नहीं थी। कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के एडवर्टीजमेंट्स पर रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने जो दवा बनाई है उसके क्लिनिकल ट्रायल और दवा के रिसर्च से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सौंप दीजिए, लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें नहीं दिए। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक दवाओं के रिसर्च के लिए सरकार नियम के अनुसार किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 21 अप्रैल 2020 को कोरोना के स्पेशल पैंडेमिक को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने स्पेशल ऑर्डर जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद के तहत भी अगर किसी दवा के ऊपर काम चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, ये सारा काम आयुष मंत्रालय के सुपरविजन में ही होगा। किस तरीके की दवा बनानी है, इसका मेथड क्या होगा, इन सारी चीजों पर आयुष मंत्रालय को निगरानी रखनी थी, इसलिए आयुष मंत्रालय से परमिशन लेना जरूरी था। लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को हवा भी नहीं लगने दी। उन्होंने कोरोना की दवाई कोरोनिल बनाई, इसका क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिया, उसे 100% सक्सेस भी घोषित कर दिया और उसे बेचने के लिए बाजार में भी उतार दिया। वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप देख सकें। बाबा रामदेव कोरोनिल का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, आयुष मंत्रालय ने बताया कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस तरह के विज्ञापन पर रोक लगाई जाती है। आयुष मंत्रालय के इस काम पर पतंजलि के मालिक और बाबा रामदेव के सहयोगी कहे जाने वाले बालकृष्ण ने कहा कि उनके और आयुष मंत्रालय के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया था, जिसकी वजह से वो ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आयुष मंत्रालय को समय पर नहीं भेज पाई, लेकिन अब उन्होंने भेज दिए हैं। नियम अनुसार जिस स्टेट में किसी ड्रग पर रिसर्च की जाती है, दवाई का लाइसेंस भी उसी स्टेट की लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से जारी किया जाता है। अब बाबा रामदेव ने कोरोना पर रिसर्च का काम उत्तराखंड में किया था। तब उन्होंने कहा कि कोरोना की दवाई को लेकर उन्होंने उत्तराखंड की अथॉरिटी से लाइसेंस ले लिया है, लेकिन यहाँ भी उत्तराखंड की लाइसेंस अथॉरिटी खुद हैरान थी, क्योंकि उन्होंने पतंजलि को इस तरीके की ड्रग का कोई लाइसेंस जारी ही नहीं किया था।
दैनिक जागरण में पब्लिश एक खबर के अनुसार जब उत्तराखंड की लाइसेंस अथॉरिटी ने पर्टिकुलर लाइसेंस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह रावत से बात की तो उन्होंने बताया कि बाबा ने 12 जून को दिव्य फार्मेसी के नाम से 2 अलग अलग दवाइयों का लाइसेंस हासिल किया था, जिन्हें इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। मिस्टर रावत ने आगे बताया कि अगर बाबा रामदेव इन्हीं दवाइयों को कोरोना की दवाई के तौर पर प्रसारित कर रहे हैं, इसे बेच रहे हैं, तो अब उनसे पूछा जाएगा कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इन दवाओं को कोरोना की दवाई के तौर पर कैसे बेच रहे हैं। यानी कि बच्चों को बहलाने के लिए अगर मम्मी ने थाली में चांद दिखाया था तो बाबा रामदेव ने थाली के चांद को ही असली चांद बताकर बेच रहे हैं। बाबा रामदेव के इसी झूठ के कारण मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी कंपनी पतंजलि पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बाबा रामदेव अपने विज्ञापनों में अपनी कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बताते हैं, लेकिन कोविड-19 के इस कठिन समय में वो लोगों के बीच भ्रम फैलाकर अपनी दवाई बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। जिस कोरोनिल को वो कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की दवाई बता रहे हैं, वो हकीकत में सर्दी जुकाम की आम टैबलेट के बराबर है, जो सिर्फ एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर भर है। ये कोरोना का कोई इलाज नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव ने अपनी दवाई कोरोनिल को लेकर केवल यही झूठ नहीं फैलाया कि वो कोरोना का 100% इलाज करती है, बल्कि उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि उनकी इस दवाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। बाबा के इस दावे को बिना क्रॉस चेक किए ही टीवी चैनल्स पर और वेबसाइट्स पर चल रहे विज्ञापनों में भी टेलीकास्ट किया जाने लगा। लोगों के बीच ये मैसेज फैलाया गया कि बाबा रामदेव को तो यूं ही परेशान किया जा रहा है, जबकि उनकी दवा को तो WHO ने एक्सेप्ट कर लिया है। और यह बात बाबा रामदेव के साथ साथ पूरे भारत और भारत देश की पुरातन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए भी गौरव की बात है। टीवी चैनल्स के साथ साथ वेबसाइट पर बाबा रामदेव जिस तरीके से झूठ बोल रहे थे, इसे देखकर WHO ने खुद सामने आकर सफाई दी और कहा कि उन्होंने किसी भी दवा को कोरोना की दवाई के तौर पर मान्यता नहीं दी है। बाबा रामदेव खुद को एक सन्यासी कहते हैं और एक सन्यासी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस हद तक नीचे आ गया कि वो सीधे सीधे झूठ बोलने पर उतर आया। बीते 2015 में जब दिल्ली में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैली थी, उस समय बाबा रामदेव ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनके पास डेंगू का शर्तिया इलाज है, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जाता है। एलोवेरा, गिलॉय, अनार और पपीते के पत्तों के जूस का सेवन करने से डेंगू में फायदा होता है। बाबा रामदेव अपनी बात तो दमदारी से कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मेडिकल साइंस को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हटते। वो मॉडर्न साइंस पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। वो कहते हैं कि डेंगू का मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है, लेकिन उनके पास इस बीमारी का इलाज है। इतना ही नहीं, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को लेकर के भी बाबा रामदेव का कहना था कि उन्होंने एक लंबा अनुसंधान किया है और उनके पास इनका भी इलाज है। वो जिस तरीके के इलाज बताते हैं और मेडिकल साइंस को जिस तरीके से साइड लाइन कर देते हैं, उसके प्रभाव से अगर लोग बीमार होकर डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर पर ही रहकर बाबा रामदेव के बताए अनुसार इलाज करने लगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बाबा रामदेव अपनी किसी भी दवा को बेचने के लिए जिस तरीके के नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। चाहे किसी बीमारी का प्रकोप हो या फिर किसी बीमारी का डर फैला हो, इसका फायदा बाबा रामदेव उठाते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की बुराई करते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस पर सवाल खड़े करते हैं, लोगों के मन में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अकॉर्डिंग आज के स्ट्रैटेजिकल ट्रीटमेंट को लेकर के डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भारतीय चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं। इसके बाद वो जड़ी बूटियों के नाम बताते हैं और उन जड़ी बूटियों के आधार पर बीमारी के ठीक होने का दावा करते हैं। अपनी किसी दवा को लेकर वो हर हद तक झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जिस पर रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। लाखों लोग इस दवा का इस्तेमाल करके ठीक भी हो चुके हैं। फिर भी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई हुई अपनी दवा को दुनिया के सामने रख देते हैं। जिस तरह बाबा डेंगू के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी दवाई का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे लेकर मॉडर्न मेडिकल साइंस का कहना है कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि डेंगू जैसी बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से भी हो सकता है। बाबा रामदेव के ऊपर उठ रहे इन सवालों को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा। इस प्रचार प्रसार के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं ताकि लोग डॉक्टर के पास जाना छोड़कर बाबा रामदेव के पास जाएं और उनकी दवाइयां खरीद कर ठीक होने की कोशिश करें।
आपने साल 2016 में बाबा रामदेव को टीवी के एक विज्ञापन में यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पतंजलि के द्वारा तैयार किया गया कच्ची घानी कर सरसों का तेल ही असली सरसों का तेल है, बाकी कंपनियों के तेल में मिलावट है। यहाँ सवाल ये उठता है कि बाकी जो कंपनियां अपना तेल बाजार में लेकर आती हैं, उस तेल की सबसे पहले FSSAI जांच करता है, जो भारत में खाद्य उत्पादों की जांच के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। अगर इस संस्था की जांच के बाद भी मिलावटी तेल बाजार में आ रहा है और इस बात की जानकारी बाबा रामदेव को है, तो ये सीधे सीधे अपने मार्केट की कॉम्पिटिटर्स कंपनियों के साथ साथ सरकार की एजेंसी पर सवाल खड़ा करना है। लेकिन बाबा रामदेव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि NCBI के अकॉर्डिंग अन्य कंपनियों के सरसों के तेलों में एक हेक्सेन सॉल्वेंट पाया जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कि इससे कैंसर होने की संभावना है। विज्ञापन इस बात का भी दावा करता है कि अधिकतर सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल न्यूरोटॉक्सिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के जरिए बनाए जाते हैं, जबकि पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर बाबा रामदेव दूसरी कंपनियों के तेल को कैंसर कारक बता रहे थे और अपनी कंपनी के तेल को अच्छा बता रहे थे। जिस अमेरिकी संस्था NCBI का हवाला देकर बाबा रामदेव ने विज्ञापन बनाया, उसी संस्थान ने उल्टा बाबा रामदेव की क्लास लगा दी और उनके दावे की पोल खोल दी। इसके बाद भारत में तेल उद्योग से जुड़ी संस्था SEAI यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने FSSAI के पास बाबा रामदेव की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि रिफाइंड तेल की मेकिंग प्रोसेस, हेक्सेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिफाइंड तेल को बनाने की एक रिकॉग्नाइज्ड प्रक्रिया है, जिसे खुद फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2011 से ही मान्यता दे रखी है। इसके अलावा भारत में एडवर्टीजमेंट्स के स्टैंडर्ड्स पर नजर रखने वाली संस्था ASCI यानी एडवर्टीजमेंट्स स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके जवाब में ASCI ने कहा कि मिनरल ऑयल को कैंसरजनक बताना एक झूठा प्रचार है। इसके बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल को जांच के दायरे में लाया गया। इसके 5 सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट किए गए और आपको बता दें कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये 5 सैंपल फेल हो गई। टुडे वेबसाइट में साल 2021 जून महीने में पब्लिश हुई एक न्यूज के अकॉर्डिंग राजस्थान के अलवर स्थित फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लैब में पतंजलि के सरसों के तेल के 5 सैंपल सब कैटेगरी के पाए गए, यानी कि घटिया क्वालिटी के थे। पतंजलि के केश कांति हेयर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज के अनुसार इसके भी विज्ञापन को एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने भ्रम फैलाने वाला बताया है। संस्था ने डिटेल शेयर करते हुए बताया कि विज्ञापन जिस तरीके से दावा करता है कि पतंजलि का केश कांति 2 मुंहे और सफेद बालों के साथ साथ बालों के झड़ने की समस्या को दूर कर सकता है, कंपनी के इस दावे के फेवर में उसके पास कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। इतना ही नहीं, केश कांति के विज्ञापन में इस बात का भी दावा किया गया कि दूसरी हेयर ऑयल कंपनियां मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जबकि पतंजलि का केश कांति हेयर ऑयल शुद्ध नेचुरल हेयर ऑयल है। पतंजलि का यह दावा भी झूठा पाया गया। किसी एक एडवर्टीजमेंट में गलती हो जाए तो इसे कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर एक से अधिक विज्ञापनों में इस तरीके की गड़बड़ी सामने आ रही है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कंपनी नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के 29 विज्ञापनों पर भ्रम फैलाकर प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा। केरल के फेमस डॉक्टर KV बाबू ने केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में बाबा रामदेव के इन 29 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारियों को लेकर भी बाबा रामदेव ने विज्ञापन जारी किया, जिसे लेकर 1954 के मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत कानून का उल्लंघन पाया गया। डॉक्टर KV बाबू ने टेलीग्राम को बताया कि उनकी शिकायत दर्ज करने के बाद लगभग 18 महीने बीत गए, लेकिन केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार ने इन विज्ञापनों को नहीं रोका। इसके बाद उन्हें इसी डिपार्टमेंट में एक नई शिकायत दर्ज करानी पड़ी। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से मॉडर्न मेडिकल साइंस और इसके सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला, आवाज उठाई और इसकी आड़ में अपनी दवाइयां बेचकर अपना उल्लू सीधा किया, इसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। IMA की इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बाबा रामदेव ने इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन जारी रखे तो वो उन पर हर एक विज्ञापन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। बाबा रामदेव के सरकार के साथ मधुर संबंध थे, इसलिए उनके ऊपर पहले कभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाबा रामदेव के एक और मार्केटिंग स्टंट का किस्सा साल 2015 का है, जब देश में मैगी नूडल्स को लेकर के सवाल खड़े किए गए।
दरअसल हुआ यूं कि साल 2014 में यूपी सरकार के एक फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह अपनी रूटीन रेड के लिए निकले थे। उन्होंने एक दुकान से मैगी का सैंपल लिया। सैंपल को चेक करने पर उसमें लिखा हुआ था एडिड लो MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामाइन। ये टेस्ट को बढ़ाने वाला एक इंग्रेडिएंट होता है जो खाने पीने की चीजों में मिलाया जाता है। फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह ने मैगी के उस पैकेट को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया। कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी से फाइनली जब इस टेस्टिंग का रिजल्ट सामने आया तो मैगी में MSG तो पाया गया, लेकिन ये तय मानक से 1000 गुना ज्यादा था, जिसके चलते 5 जून 2015 को FSSAI ने नेस्ले कंपनी के मैगी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। नेस्ले कंपनी पर लेवल में भ्रामक जानकारी देने पर और दूसरी अनियमितताओं के लिए 640 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा दायर किया। लेकिन बाजार में मैगी की डिमांड काफी ज्यादा थी, जिसे देखते हुए बाबा रामदेव ने मौके पर चौका मारते हुए नवंबर 2015 में पतंजलि नूडल्स को लॉन्च कर दिया। इसके 70 ग्राम के पैकेट की कीमत ₹1 रखी गई। इस पर बाकायदा फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नंबर और लेवल भी लगाया हुआ था। इस प्रोडक्ट को मार्केट में देखने के बाद FSSAI ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि FSSAI के अध्यक्ष आशीष बहुगुणा ने बयान जारी करके कहा कि बाबा रामदेव ने ना तो मैगी बनाने के लिए कोई लाइसेंस लिया था और ना ही FSSAI से कोई अप्रूवल लिया था। तब उनके प्रोडक्ट के लिए नंबर जारी होने का सवाल ही नहीं उठता। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को मार्केट में स्टैब्लिश करने वाले प्रोडक्ट्स में आंवला जूस का काफी अहम योगदान है, लेकिन आगे चलकर कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ने पतंजलि के द्वारा बाजार में उतारे जा रहे आंवला जूस को पीने योग्य नहीं माना। 3 अप्रैल 2017 को सेना ने अपनी सभी कैंटीन से आंवला जूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तराखंड के टेहरे डिस्ट्रिक्ट की एक दुकान से पतंजलि गाय के घी का सैंपल लिया गया। इसकी लैब में टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि ये घी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जिला सेफ्टी ऑफिसर महिमानंद जोशी का कहना था कि उन्होंने पतंजलि गाय के घी के सैंपल को स्टेट गवर्नमेंट की लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा तो सभी सैंपल फेल हो गए। तब उन्होंने पतंजलि को नोटिस भेजा तो पतंजलि ने इनकार करते हुए कहा कि किसी दूसरी लैब में टेस्ट कराइए। सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब से टेस्टिंग करने पर भी जब पतंजलि गाय के घी से जब सैंपल फेल हो गए तब पतंजलि का कहना था कि यह हमारे प्रोडक्ट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बाबा रामदेव के YouTube चैनल भारत स्वाभिमान ने एक फैक्ट चेक वीडियो बनाकर यह दावा किया कि पतंजलि घी को लेकर वामपंथियों द्वारा साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि कंपनी के साथ साथ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का क्या हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। मामले और भी हैं, बातें अभी और भी हैं, लेकिन आज का वीडियो यहीं तक। पतंजलि के बारे में क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।